इसे आप कोई भी लेक्चर बोल लीजिए, या गुड मॉर्निंग सुनहरा बेटा, इसे बोल लीजिए आइसोमेरिज्म। इस लेक्चर का नाम आइसोमेरिज्म रख लेते हैं, आइसोमेरिज्म। सीक्वेंस इसको लास्ट में मानना में, लेक्चर ऑन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, चलो सेम टू यू बेटा सुनहरा। चलो पढ़ाई करते हैं। कमिंग टू पढ़ाई, तो आइसोमेरिज्म की बेटा जो डेफिनेशन है, आइसोमेरिज्म the phenomena of existence of different molecules that have the same molecular formula, but different chemical and physical properties, ऐसे अगर बेटा कोई कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलेंगे क्या? अगर कोई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उनको बोल देते आइसोमर्स, और उनकी एग्जिस्टेंस होना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ये तो हो गया आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। और आइसोमर्स अगर लिखने हो तो मॉलिक्यूल्स, आइसोमर्स molecules with different physical chemical properties, different chemical and physical properties, but same molecular formula, ये क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग हिमांशी। चलिए ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर और बातें करेंगे। आइसोमेरिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीजें आइसोमेरिज्म में पॉसिबल है। सर हो गया। चलिए, तो आइसोमेरिज्म जो बेटा, अगर इसकी कैटेगराइजेशन की जाए, एग्जांपल अगर देखें कि एग्जांपल ऑफ आइसोमर्स, तो C4H10, इसके जो बेटा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है वो, एक तो इसका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक इसका ऐसा एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, C this and this, तो these both are isomers, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम आइसो ब्यूटेन। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद बेटा कैटेगराइजेशन होती है कि आइसोमेरिज्म किस किस टाइप का कैसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन लिखेंगे आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया बेटा, ऊपर सिर्फ डेफिनेशन बताइए आइसोमेरिज्म की, कि एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मोर देन वन कंपाउंड्स पॉसिबल जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मोर देन वन कंपाउंड विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद ये इसका क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमारे में 11th में सिर्फ स्ट्रक्चरल है, स्टीरियो हम पढ़ते हैं 12th में। ठीक है, अब आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चरल में बेटा सबसे पहला आ जाता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, आइसो डॉट का मतलब आइसोमेरिज्म शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद आ जाता है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म।
पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फिर आएगा आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर क्या आता है भाई, फिर आता है अपना मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। एक आता है बेटा रिंग चेन, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक होता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। स्टीरियो की अगर बात करें तो स्टीरियो के अंदर बेटा पहले दो कैटेगराइजेशन आएंगे स्टीरियो में। एक हो सकता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सर लास्ट वाला क्या लिखा है स्ट्रक्चर वाले में? हाँ बेटा टोटोमेरिज्म ऊपर लिख रहा हूँ, TAUTOMERISM, टोटोमेरिज्म। ठीक है। और इसके बेटा दूसरा टाइप आ जाएगा कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल लिखा है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल जो होता है उसके बेटा दो टाइप्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है, अच्छा सब लोग नोट कर लो 2 मिनट और। हो गया सर। ठीक है कर लिया। चलो तो उसके बाद बेटा एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1 DU इक्वल 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है। किसी कंपाउंड के अंदर बेटा अगर एक रिंग आती है या एक पाई बॉन्ड आता है तो हम बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अगर 2 DU आते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 रिंग और 2 पाई बॉन्ड, या तो ऐसा हो सकता है, और 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। ठीक है। ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम काउंट कर लेंगे। तो अगर बेटा ये कंपाउंड मैंने लिख रखा है CCC, इसकी बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी, इसकी बेटा DU हो जाएगी DU इक्वल 1। ठीक है। और अगर मैंने ये कंपाउंड लिखा है, इसकी बेटा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा 1। इसके अंदर क्या है बेटा, एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है, एक रिंग एग्जिस्ट करती है। ओके। अगर मेरे को 2 रिंग का एग्जांपल बनाऊं ऐसे करके बेटा, अगर कहीं पे 2 रिंग्स बन रही है तो यहाँ पे बेटा 2 रिंग्स प्रेजेंट है, 2 रिंग्स, और ये क्या हो जाएगा, 2 रिंग्स के लिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे ऐसा करके और मैं इसके अंदर बेटा एक डबल बॉन्ड लगा दूं तो यहाँ पे क्या है, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका DU इक्वल 2। कहीं पे बेटा अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बताएंगे कोई, ट्रिपल बॉन्ड के केस में? सर 2 होगा। 2। ठीक है विशाखा बेटा, आपको रिंग और डबल बॉन्ड काउंट करने हैं, सिर्फ रिंग और डबल बॉन्ड। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जितने रिंग होंगे, एक रिंग के लिए एक DU मिलेगा, एक डबल बॉन्ड के लिए एक, आप एक पाई बॉन्ड के लिए बेसिकली एक पाई बॉन्ड के लिए एक DU मिलेगा। तो टोटल रिंग और पाई बॉन्ड्स आप लोग कैलकुलेट कर लो, उससे आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं,
तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या काउंट कर पाओगे भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? यस सर। सर चलो, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में इतना, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको क्या देखना है एक्चुअली, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहाँ से आता है? रिमूवल ऑफ 2H फ्रॉम CH bonds। अब आपके पास देखो, अगर ऐसे स्ट्रक्चर है, इसके अंदर यहाँ पे हर कार्बन के ऊपर यहाँ पे H लगा हुआ है, 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 H H H H H। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक H रिमूव हो जाए, ये एक H रिमूव हो जाए, तब इसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 H रिमूव होते हैं CH बॉन्ड्स के अंदर से, तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ जाता है। 2 और हटा दो, अगर ये नीचे वाले भी रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे एक और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा। यहाँ से मत हटाओ, इसके यहाँ से हटा सकते हो आप। मान लीजिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इससे आता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ते हैं, तब आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका बेसिक। इसके बाद बेटा, अगर आपको 5-6 देखो आइसोमर्स जो निकालने का काम है, आइसोमर्स हमेशा आप अगर बनाने निकलोगे तो आपके कमियां ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म इन अल्केन, ये आपसे सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं कुछ आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म इन अल्केन, अनुराधा बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, अल्केन के अंदर तो बेटा इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन्स। ठीक है, अगर बेटा आप बना रहे हो ये CH4, इसके अंदर आप कोई आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बना पाओगे। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर डेफिनेशन लिख लें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, the isomers that differ in structure, जिनके अंदर स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है वो आइसोमर्स कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या होता है? वही ऐसे करके, अगर आपने ये बना रखा है, ये बना रखा है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर आपको अलग दिख रहा है, तो दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जब स्टीरियो पढ़ोगे तब इनके बीच का एक्चुअल फर्क समझ आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए जिनके अंदर स्ट्रक्चर का डिफरेंस। अब देखो CH4 है, इसके लिए क्या आप कोई और स्ट्रक्चर बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर आपके पास CC है तो बेटा इसके अंदर भी आप कोई और स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। अगर कोई बना के दिखा देगा तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इनके अंदर भी बेटा आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। इन तीनों को अगर आप देखो, इस कार्बन को यहाँ से तोड़ के इस वाले के ऊपर लगा दो तो आपका ऐसा दिखेगा। ये क्या है? ये फिर से वही चीज है, ये फिर से वही चीज है। तो आप 3 कार्बन तक कभी भी कोई नया आइसोमर नहीं बना पाओगे। जब आपका 4th कार्बन आता है बेटा, 4th कार्बन जब आता है C4H10, C4H10, यहाँ पे बेटा आप 2 स्ट्रक्चर बना पाते हो। 2 स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगे? एक स्ट्रक्चर आएगा बेटा आपका ऐसा 1 2 3 4, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आएगा वो आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, 2 आपके स्ट्रक्चर्स आएंगे इन केस ऑफ C4H10। ये आपको याद भी रख लेने हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ। देखो 7 तक, C7 तक हम बनाएंगे, C7 तक पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी तो ये लिख रहे हैं कि 2 है, बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाओगे बहुत तेजी से नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते जाते हैं। तो बेटा ए हो गया हमारा C4H10, उसके बाद C5H10 पे बता सकते हैं टोटल कितने आइसोमर्स आएंगे? चलो बना के देखो C4H10 पे, खुद भी प्रैक्टिस करो क्योंकि आइसोमर तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। सर 3 आएंगे। कितने? 3? ठीक है, सर 3। ये हाँ ये तो बना लियो तुमने। ठीक है, चलो इसके जो बेटा 3 आइसोमर्स आएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये हो जाएगा और एक आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? N-पेंटेन
this is isopentane and this is neopentane, this is neopentane. उसके बाद C5H12 C5H12, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा C6H14, इसके बना के देखिए कितने बना पाते हो आप। फोर। ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना है, पहले में 2 थे इसमें 3, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे। बना के देखो अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या क्या बन सकते हैं। 6 कार्बन है, उनको आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। सर इस वाले में अगर आइसोपेंटेन जो था उसमें सी को आगे वाले सी में जोड़ देते तो कुछ और नहीं बन जाता। आइसोपेंटेन में यस सर, मतलब आइसोपेंटेन में जैसे जो सी लगा है उसे इधर, ये वाला यस सर। इसको आगे जोड़ दें यहाँ पे, नहीं सर, नीचे नीचे, यहाँ पे इस यस वाले, सर। ये वाले को यहाँ पे। अच्छा रुको मैं बताता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, बोलो किसको किसके पास जोड़ना है। 1 2 3 4 5, बोलो किसको तोड़ के कहाँ जोड़ना है। सर 4 को 5 में, 4 सर को 4 5 को में 5 जोड़ना है, में। 4 को 5 में जोड़ दो। 1 2 3, 4 वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ लग गया और ये लग गया, ठीक है। बोलो क्या ये अलग है। No, sir. क्या है अलग है, ये क्या लिखा हुआ बेटा, ये वाला कार्बन। अब देखो कैसा हो रहा है, इसकी वजह से देखो नंबरिंग, अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, ये फिर से वही है कि 2 कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो 5th है। थोड़ा सा आप ऐसे इसको घुमा दो, इसको ऐसे करके रोटेट कर दो, ये फिर से वही बन जाएगा, ठीक है। यस सर। अगर 4 को 3 पे लगा देते तो 4 को अगर 3 पे लगा तो 4 को 3 पे लगा के देख लो। 4 को 3 पे, तो 4 को 3 पे लगाने से क्या बनेगा, 4 को 3 पे लगा 1 2, ये हो गया। और 4 को आपने यहाँ पे 3 पे लगा दिया, वो तो वहीं पे लगा हुआ है, 4 तो 3 पे लगा ही हुआ है। ऐसे नीचे करके लगाने देने से थोड़ी फर्क पड़ जाएगा भाई। चेन देखो आप, चेन देखो, 4 3 पे ही अटैच्ड है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो कि 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा, अगर 2 के ऊपर आप 2 मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो कुछ अलग बन सकता है। तो वो हमने लगा दिया यहाँ पे 1 2 3, नियो बना दिया, ठीक है। चीज वही है, आप इसको ऊपर से ऐसे करके लिख दोगे तो फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। चलो सर 6 बन रहे हैं। ओके 6 बन रहे हैं, 5 बनेंगे, हाँ। एक एक्स्ट्रा बना दिया। ओ तो फिर 2 एक जैसा होगा, ठीक है। हाँ 2 एक जैसे बना दिए, आइसोमर में यही होएगा आपके साथ। चलो तो अगर C6H14 के बताएं तो बेटा 5 आइसोमर्स बनेंगे, 5 आइसोमर्स बनेंगे। और वो कैसे कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन बना लो, उसके बाद आइसो बनाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, एक नियो बना के देख लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये बन गए। उसके बाद एक काम करो, एक कार्बन के ऊपर 2 CC लगा के देखो, ये तो नहीं बनेगा। एक करो इस चेन के ऊपर 1 2 3 4 हो गए, यहाँ पे एक C लगा दो और यहाँ पे एक C लगा दो, ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 और उसके अंदर बीच वाले पे लगा दो बेटे, 5 आइसोमर्स बनेंगे। C6H14 के केस में 5 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है।
सर ये कैसे भी तो है ना, 3 कार्बन लगा दिए, उसके नीचे 3 कार्बन लगा दिए। 3 कार्बन लगा दिए, उसके यहाँ पे 3 कार्बन लगा दिए, ऐसे कुछ? नहीं, ये जो तीनों है ना, इसके नीचे एक एक कार्बन और, तो 6 हो गए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ई है। बोलो किसके अंदर क्या चेंज करना है, कौन से वाले में? सर 3 कार्बन के नीचे एक एक कार्बन लगा रहे हो कह रहे हैं। 3 कार्बन लिए, 1 2 3 ये ले लिए, ओके। इसके बाद इसको नंबर कर दिया मैंने 1 2 3। इसके अंदर कहाँ पे क्या लगाऊं? फिर पहले वाले कार्बन से एक कार्बन, फिर दूसरे वाले कार्बन से एक कार्बन, फिर तीसरे वाले कार्बन से एक कार्बन। हाँ 1 2 3 4। सर ये बी वाली बन जाएगा दोबारा। सर ये तो सेम ही हो गया। ये सेम हो गया, ये ना 1 2 3 4 5 और ये सी, ये ऐसा बन गया। इसकी प्रिंसिपल चेन क्या आ जाएगी? इसकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 और बीच में तीसरे कार्बन के ऊपर क्या किया? 1 2 3 4 5, तीसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा दिया? एक CH3। ठीक है साक्षी? यस सर, अब समझ आ गया 6 सही कैसे चीज। बन रहा था। हाँ तो बस यही होता है इस उम्र के अंदर, ऐसे ही झोल मचता है आदमी। मतलब यही होता है सबके साथ, एक ज्यादा बन जाएगा, एक कम बन जाएगा, तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। उसके बाद D C7H16। एनी गैसेस इसके कितने हो सकते हैं? सर 6। सर 8। कितने? 7 8। 8। मैं इसके बना भी नहीं रहा। इसके 9 आइसोमर्स आएंगे। ठीक है, इसके 9 आइसोमर्स आएंगे और चलो मैं बना के लिख देता हूँ। 9 आइसोमर्स आएंगे, खुद बनाने जाओ कभी 8 आएंगे कभी 10 आएंगे। इसके बेटा 9 आइसोमर्स पॉसिबल है और अब हो जाते हैं उसको 1 2 3 4 5 6 और एक 7। उसके बाद आइसो बना लो 1 2 3 3 4, ये हो गए। उसके बाद एक नियो, 4 और 3 7 हो गए। उसके बाद 1 2 1 2 और 4 5। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद इस सी को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो। ठीक है, ये बन गया 1 2। एक क्या करो, स्ट्रेट चेन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 और तीसरे कार्बन के ऊपर लगा दो। ये हो गए, ओके। 6 तो ये बन गए, 6 बन गए। और फिर क्या करो, फिर 1 2, उसके बाद तीसरे कार्बन के ऊपर ये लगा दो। कितने बच गए? 3 2 5 और 2 7। ये हो गया 1 2। उसके बाद सी यहाँ पे, सी कामा सी, 3 2 5 हो गए। ये बन गया। आई होप कोई सेम ना बन जाए। एक ये हो गया और इसके ऊपर ये और ये। बेटा ये 9 आइसोमर्स बनेंगे इसके, नोट डाउन कर लो या याद कर लेना। ये तुमसे कोई नहीं बनवा रहा, ये बनवाएगा तो फिर तो इसमें तो हर बार मुझसे एक ज्यादा ही बन रहे हैं ना। ये होगा, आप देखो प्रैक्टिस है और कोई तरीका कोई नहीं है। ये आपको ये 4 लिखवा दिए ना, इन्हीं के अंदर से कोई ना कोई पूछते हैं, इसीलिए ये 4 अलग से लिखवाए हैं कि इनका होना पॉसिबल है कि ये आपके सामने टकरा जाए। सर मेरे से भी एक बार हमेशा, मतलब हर बार एक्स्ट्रा ही बनता है। ये सबके साथ होता है। अभी तो शुरुआत की तुमने आइसोमेरिज्म की, अभी जब तुम स्टीरियो में जाओगे तब जाके देखना कितने बनेंगे। जब ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सारे लगाओगे तो वहां तो एक कम एक ज्यादा बनते बनते चलते ही जाएंगे। बाकी इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और आइसोमेरिज्म मतलब ऐसा टॉपिक है कि सवाल होने को हो जाए और ना होए तो किसी से भी ना होए। मतलब अगर आदमी फंसने लग गया ना इनके अंदर, अगर कंफ्यूज होने लग गया तो बस फिर वो दिमाग इसमें घूमने लग, उस टाइम पे मतलब एक क्वेश्चन के अंदर अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए फिर काफी देर तक
फिर नहीं कोई फायदा, फिर तो ब्रेक लेके वापस आओ, तब दोबारा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं होके देता। एक ही गलती आदमी बार बार करने लग जाता है। ठीक है, चलो ये क्या हो गए, अल्केन्स हो गए, दैट्स इट। अब C8 के बारे में सोचने का भी फायदा नहीं कि C8 के केस में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या होगा, कितने बनेंगे। चलिए इसके बाद क्या आएगा बेटा, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चेन आइसोमेरिज्म ये सब नोट डाउन कर लिए, कोई बच्चा है वैसे? नो सर हो गया। ठीक है, चलिए इसकी ऐसे कोई इतनी जरूरत भी नहीं, बस आपको याद रखना चाहिए कि 7 के हो अंदर, गए नोट। 7th के अंदर आपके 9 आइसोमर्स बनते हैं, इतना ही काफी है। कोई आपसे 9 आइसोमर नहीं बनवाएगा, क्योंकि बहुत ही भारी काम है बनाना। जिसको पता है कि 9 बनते हैं वो तो फिर भी बना ले, जिसको नहीं पता ना कितने बनते हैं वो शुरुआत में सही नहीं बना पाएगा। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कंपाउंड्स with same molecular formula but different प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन इसको बोलते हैं, वो इनकी डिफरेंट होगी, पेरेंट चेन। तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि 1 2 3 4 और 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे बेटा इस केस के अंदर 4 कार्बन की आपकी प्रिंसिपल चेन बन रही है, 1 2 3 4। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगी, इसके अंदर 3 कार्बन की आपकी प्रिंसिपल चेन बनेगी। तो कितने हो जाएंगे, 1 2, ये दूसरा वाला कार्बन 2। तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रिंसिपल या पेरेंट चेन डिफरेंट है। ठीक है, तो आप कितने भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर आपकी पेरेंट चेन डिफरेंट होनी चाहिए, पेरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे। पेरेंट चेन हमेशा डिफरेंशिएट करने में एक ही चीज के बेसिस पे डिफरेंशिएट होती है, पेरेंट चेन कैन ओनली बी डिफरेंशिएटेड, पेरेंट चेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। होगी तो वो सीधी ही, अगर ऐसे करके बन रही है तो भी वो एक सीधी ही चेन है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको ज्यादा कुछ सोचना है। पेरेंट चेन इज डिफरेंशिएटेड, पेरेंट चेन इज डिफरेंशिएटेड only on the basis of number of carbons in it, number of carbons in it। प्रिंसिपल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आपको अलग दिख जाएंगे तो नई प्रिंसिपल चेन होगी। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और आपको डिफरेंट चेन मिल रही होगी। क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, जब पूछेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर या किन्हीं 2 गिवन कंपाउंड्स के अंदर से कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, उनके अंदर पूछेगा चाहे चेन आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, उन दोनों की प्रिंसिपल चेन चेक करो कि उन दोनों की प्रिंसिपल चेन क्या बन रही है। प्रिंसिपल चेन चूज करने का हमने तरीका बता ही रखा है नोमेनक्लेचर के अंदर। दोनों की प्रिंसिपल चेन चूज करके देखो, अगर दोनों की प्रिंसिपल चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है तो वो डिफरेंट हो जाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे होंगे। ठीक है, क्या कर पाओगे? यस सर। ये सर लग तो रहा है। हाँ, अरे चेन आइसोमेरिज्म इज नॉट डिफिकल्ट, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, कंपाउंड्स with सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक तो आइसोमेरिज्म के अंदर आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर जगह लिखा मिलेगा, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ functional groups multiple bonds और साइड चेन्स क्या होती हैं, जो आप ये अल्काइल ग्रुप वगैरह लगाते हैं ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपने ये लगाया और इसके अंदर अगर आप ये यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पे आ गया। तो ये जो आपका है ये क्या है, साइड चेन। तो इसकी बेटा पोजीशन चेंज हो गई, इसकी ना पोजीशन चेंज हुई है। इसकी अगर प्रिंसिपल चेन देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पहले 2 पे लगा रखा था, 3 पे लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ए पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दिस इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चेन इसमें चेंज नहीं हुई है, सिर्फ आपके एक ग्रुप की
पोजीशन चेंज होगी, 2 की जगह 3 पे लग गया है। अगर बेटा ऐसे दिखाऊं 1 2, ये डबल बॉन्ड है कहीं पे, ठीक है, तो ये कितने पे आ रहा है, ये आ रहा है 2 पे आ रहा है ये वाला डबल बॉन्ड। आप क्या करो, इसको 1 2 1 2 और 3 पे पॉसिबल है, 3 पे तो नहीं है, जिसके अंदर क्या करो, एक और कार्बन बढ़ा दो, एक और कार्बन बढ़ा लो, 6, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड और ये हो गया। इस केस के अंदर बेटा आपका डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, 3 नंबर कार्बन पे आ गया। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज चेंज्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज चेंज्ड। ठीक है, ये किसका हो गया, साइड चेन का, पोजीशन ऑफ साइड चेन हैज चेंज्ड, पोजीशन ऑफ साइड चेन हैज चेंज्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगर मैं यहीं पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बेटा OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है सेकंड कार्बन के ऊपर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आप क्या करो, OH ग्रुप यहाँ पे लगा दो। तो अब की बार किस पे आ गया, 1 2 3 4 5, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH के हमारा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हैज चेंज्ड। अगर कहीं पे बेटा आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। उसके बाद क्या आएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूलर पिछली स्लाइड फॉर्मूला दिखा से, दो। क्या ऊपर की स्लाइड यस सर। नोट कर लीजिए आराम से। हो गया सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या आएगा बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होंगे, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम हो जाएगा, कंपाउंड्स विद same molecular formula but different functional groups, different functional groups। ठीक है, इसका बेटा एक एग्जांपल अगर लें कि CH3 632 C2H6O, इससे आप दो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, कोई बताएगा? अगर किसी को पता हो, इससे दो फंक्शनल ग्रुप्स बन सकते अल्कोहल। हैं। क्या क्या, एक तो अल्कोहल, केटोन और अल्कोहल। अल्कोहल। कीटोन एंड अल्कोहल। ओके बेटा, अगर आप इससे कीटोन बनाने जाओ तो कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड हो तो ये हो गया। ठीक है, और अगर इसके पास ये देखोगे तो एक तो बेटा यहाँ पे H लगाओगे और यहाँ पे H3, तो जो आपने कीटोन बनाया उसके अंदर आपका ऑक्सीजन तो आ गया, हाइड्रोजन कितने आए? सर ईस्टर, ईथर, सॉरी ईथर। ईदर, हाँ, अल्कोहल एंड ईदर, अल्कोहल एंड ईदर बन सकते हैं बेटा इससे, अल्कोहल एंड ईदर। अब बताता हूँ अल्कोहल एंड ईदर क्या होते हैं। अल्कोहल जो है CH3, अल्कोहल बनाना है तो पहले C2H5OH, अल्कोहल C2H5OH लिखोगे। अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो बेटा 1 2 3, इसके ऊपर एक H H H H एंड H, और इसके पीछे अल्कोहल के साथ OH आ गया। दिस इज व्हाट बेटा, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बन सकता है अल्कोहल, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अल्कोहल। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3OCH3, इसमें क्या स्ट्रक्चर आएगा, CO, दिस दिस एंड दिस।
ठीक है, ये दोनों इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड ईदर। ठीक है, ईदर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R ठीक है, ऑक्सीजन के एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी अल्काइल ग्रुप, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अल्कोहल इज व्हाट, ROH। ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसा अगर कभी हो रहा होगा बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बन रहे हैं, तो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। ठीक है, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको देखते ही पता लगा पाना, लेकिन हाँ मैं आपको पहले ही लिखवा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो हो रहा होता है। नहीं बेटा, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। तो अगर आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा, उससे आपने क्या किया कि आपने बना लिया इसका तो अल्कोहल बन सकता है, तो फिर आपको पता है कि उसका दूसरा जो फंक्शनल आइसोमर बन सकता है वो बन सकता है ईथर। ठीक है, तो एक तो मुझे ये पता है। उसके बाद बेटा एक आएंगे अल्डिहाइड, एल्डिहाइड 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 में क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आपको मिलेगा। ठीक है, एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन, कीटोन कीटोन के अंदर क्या होगा, दोनों साइड आपके R और R' प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, साइक्लिक ऑल, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल। ठीक है बेटा, इनके अंदर क्या है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा बताइए, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सर 1 होगा। एल्डिहाइड 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 1 आता है। अगर बेटा मैं ऐसा कुछ बना दूं, ये हो गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, सर यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया। ठीक है, तो साइक्लिक ऑल और एल्डिहाइड कीटोन ये लोग आपस में क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, इनका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा। ओके, अगर इस वाले केस का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखूं, तो इसका अगर मैं कीटोन बना के देखूं, तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका C6 और 1 2 3 4 5 H तो यहाँ आ जाएंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 और 1 ऑक्सीजन, C6H11 एंड O। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कीटोन बना के देखोगे तो कीटोन कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अगर H काउंट करोगे तो इसके साथ बेटा H3 आ रहे होंगे, इस केस में कोई H नहीं है। यहाँ पे H2, यहाँ H2, यहाँ पे H2 और यहाँ पे भी H2। तो यहाँ पे मैंने क्या मिस किया, अच्छा यहाँ पे ना H12 बनेंगे, H12 बनेंगे, एक इसके साथ भी H होगा। H कैसे कैसे आएंगे, यहाँ पे H देख लो, इन दोनों के ऊपर एक एक H आएगा, इन पे भी H, इन सब कार्बन के ऊपर 5 कार्बन के ऊपर 2 H आ रहे होंगे, H। तो 10 तो यहाँ से हो जाएंगे। ये अल्कोहल वाले के पास भी एक H और आ रहा होगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H12O। और जो ये मैंने बनाया है ये हो गया, इसका भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का ऊपर क्या बना हुआ है, ऊपर है इसका साइक्लिक अल्कोहल और नीचे क्या बन गया इसका कीटोन। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, साइक्लिक अल्कोहल और कीटोन। इसके साथ और भी है, इसके साथ और भी है इपोक्साइड, इपोक्साइड इस सेकंड वाले में इपोक्साइड आएगा बेटा। इपोक्साइड क्या होता है, इपोक्साइड इज साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर with 3 एटम्स, साइक्लिक ईथर with 3 एटम्स। इपोक्साइड की बेटा स्ट्रिक्टली ये शेप होती है, एक ऑक्सीजन होगा, एक कार्बन और ये, इसके ऊपर अलग अलग ग्रुप्स पॉसिबल है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स लग सकते हैं। दिस इज इपोक्साइड। इपोक्साइड अगर होगा बेटा, अगर यहाँ पे मैं मान लूं कि एक बिल्कुल सिंपलेस्ट जो इपोक्साइड है HH, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 वाला C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड देन कम्स, इसके साथ अगर मेरे को इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का अगर मैं कीटोन बनाने जाऊं, तो यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे H लग गया बेटा, C2H4O। ये इसका क्या बन गया, ओपन कीटोन बन गया, ओपन कीटोन बन गया। ठीक है, इपोक्साइड्स भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं कीटोन्स के साथ। ठीक है, कीटोन्स के साथ। इसके बाद एक और चीज बताऊंगा कैसे फंक्शनल आइसोमर आपको पहचानने हैं।
उसके बाद एक आता है साइक्लिक ईदर। अगर साइक्लिक ईदर प्रेजेंट है तो वो भी फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। ये सब लोग आपस में फंक्शनल आइसोमर होने पॉसिबल है। साइक्लिक ईदर क्या होता है आपका, ये हो गया आपका साइक्लिक ईदर, यानी कि ईदर ही है, आर ओ आर यही है, लेकिन ये आर आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है, इसके साथ जो भी ग्रुप लगे वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो साइक्लिक ईदर हो जाएगा। ऑक्सीजन की इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है बेटा, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, दिस इज साइक्लिक ईदर। उसके बाद क्या आता है सर अनसैचुरेटेड। ऊपर स्टेप दिखाना है। एक सेकेंड बेटा, ये लो बना दो। सर हो गया। ओके ठीक है, चलो साइक्लिक ईदर हो गए। और बेटा इसके अंदर आता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या हो जाएगा बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड दिस, और यहाँ पे आप क्या करो एक अल्कोहल लगा दो, ठीक है, ऐसे करके ये बना लो। इसका अगर बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 H प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा, इसके साथ भी एक H लगा होगा, और यहाँ पे H3, तो यहाँ पे क्या हो गया C4। इसका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4, 3 4 4 और 3 7 और 1 8, H8O, ये प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर इसके लिए ये अगर फंक्शनल आइसोमर है कीटोन के साथ, तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कीटोन भी बनना चाहिए, तो बेटा C डबल बॉन्ड O C C C C, यहाँ पे क्या करो सबके साथ H लगा दो, तो H3, तो इसको मिल गया CH2 और H3। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बेटा कीटोन बनना भी पॉसिबल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही जितने लोग बताए हैं वो लोग इससे बन सकते हैं, छोड़ के इपोक्साइड, क्योंकि इपोक्साइड के अंदर एक कंडीशन है कि उसके अंदर 3 ही एटम प्रेजेंट होंगे। इपोक्साइड की रिंग के अंदर 3 ही एटम प्रेजेंट है, तो आपको या तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसके इपोक्साइड अगर आपको बनाना हो तो इसका इपोक्साइड बना सकता है इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का C4H8O। क्या इसका इपोक्साइड पॉसिबल है? यस और नो? सर नहीं नहीं है। है। देखो ये हो गया, इसको बंद कर दो, इसके साथ एक CH3 ग्रुप लगा दो, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे बेटा CH3 और H, ठीक है, इपोक्साइड बन जाएगा इसका। बस मेन चेन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि इपोक्साइड की जो मेन साइकिल है उसके अंदर 3 ही एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इपोक्साइड बन जाएगा। ये सब लोग आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद और आएंगे, अभी एक और क्या है, अनसैचुरेटेड ईदर। अनसैचुरेटेड ईदर, या ग्रीन से लिख देता हूँ, सबका नाम ग्रीन से लिखा है। अनसैचुरेटेड ईदर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O दिस टाइप, और यहाँ पे कोई ये लगा दो, ये क्या हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड ईदर बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड ईदर। इसी का आप अल्कोहल भी बना सकते हैं। इसका अल्कोहल कैसा दिख रहा होगा, इसका अगर आप अल्कोहल देखोगे, इसका अल्कोहल C डबल बॉन्ड दिस सबको एक लाइन में लगा लो, और लास्ट में 1 2 3 4 5 एक OH लगा दो, ठीक है, तो ये ऐसा इसका ईदर बन जाएगा। क्या समझ में आया बच्चों? यस सर। तो इसका आईपैक नेम क्या होगा? किस वाले का? यस सर। ईदर अनसैचुरेटेड ईदर का? यस सर। ईदर का होता है बेटा, आईपैक नेम होता है इथोक्सी इथेन, अल्कोक्सी अल्केन, ये होता है इसका यूपीएससी नेम। आप क्या करोगे 1 2 3 दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कार्बन चेन चूज करोगे तो या तो ये बोल सकते हो या ये बोल सकते हो, बोलो लेफ्ट वाली की राइट वाली कार्बन चेन? राइट वाली, तो 1 2 3 4, तो बेटा ये तो इसकी पेरेंट चेन हो गई, और इसके सामने ये क्या लग जाएगा, अल्कोक्सी इसका प्रीफिक्स लगता है। ये ग्रुप क्या हो गया, OR ग्रुप है, दिस इज OR ग्रुप, इसका नाम हो जाता है बेटा अल्कोक्सी। इसको आप फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट ही मानते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर बताया था ना, सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या क्या चीजें लिखाई थी, तो हेलोजन लिखाए थे, नाइट्रोसो लिखाया था, नाइट्रो लिखाया था, अल्काइल लिखाया था, और अल्कोक्सी लिखाया था। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अल्कोक्सी। इस वाले अल्कोक्सी ग्रुप का नाम बोलो कोई, इसका नाम अल्कोक्सी के हिसाब से क्या रखोगे? इथॉक्सी, भाई इसके अंदर 2 कार्बन है। ब्यूटेन। ब्यूटेन, अरे अल्कोक्सी इस वाले का जो OR है,
जो प्रीफिक्स में आएगा एज सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा इथोक्सी। इथोक्सी। ठीक है, और Yes. पीछे क्या आ जाएगा बेटा, पीछे ब्यूटेन। ठीक है, अगर आप इसके अंदर पोजीशन शो नहीं कर रहे हो तो ये हो जाएगा, और अगर कहीं पे ये और पोजीशन से अगर लग रहा हो, तो अगर ऐसे करके लग रहा हो 1 2 3 ये हो गया, और यहाँ पे कहीं अगर ये लग रहा है तो उस केस के अंदर फिर आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? Yes, sir. चलिए 1 2 3 4 5, ओके बेटा ये हो गए आपके फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स अगर आपको चेक करना है तो फंक्शनल आइसोमर्स बेटा चेक करने के लिए क्या देखना है, हाउ टू चेक फंक्शनल आइसोमर। आप उस कंपाउंड को ब्रेक करने की कोशिश करो, जैसे अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के अंदर क्या होता है बेटा, अल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, उसके एटम्स लिख लो। ठीक है, एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को मत लिखो कि वो कितने कितने होंगे, ऑक्सीजन कितना है, एक होगा। उसके बाद बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख लो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी लोग जितने हैं उनका नंबर लिख लीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि कीटोन, कीटोन के अंदर क्या होगा, कीटोन के अंदर बेटा हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। कितने ऑक्सीजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, तो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसमें कितना होता है, 1। तो ये दोनों आपको पक्का फंक्शनल आइसोमर मिलेंगे। अगर आप देखो अनसैचुरेटेड अल्कोहल 1 2 3 4 5, ठीक है, OH, इसके बारे में अगर बेटा आप लिखोगे तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेटा एक H है, एक C है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का नंबर लिखना है, 1 ऑक्सीजन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो 1 है। So 1. तो ये सेट आएगा। अगर जिनका ये सेट सेम आता है, ठीक है, आप इस बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हो। कहीं पे अगर N आ रहा है, कहीं पे अगर N आ रहा है, तो वहां पे N का भी आप काउंट लिखोगे। तो अदर देन एटम्स, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनका आपको नंबरिंग करनी है। नंबर जो इससे डिफरेंट होंगे, देयर नंबर शुड बी मेंशन्ड इन दिस कंसेप्ट, देयर नंबर शुड बी मेंशन्ड इन दिस कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन मैंने ये नहीं लिखा कितने होंगे, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको सेम ही लेना है अगर 2 कीटोन ले रहे हो। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन अगर आप चेक कर रहे हो तो उनके अंदर फिर आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स है, क्योंकि आप एक कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हो, क्या ये पूरी कैटेगरी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर बना सकती है, तो उस कैटेगरी के अंदर इस कैटेगरी की डेफिनेशन क्या है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, और कार्बन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 मिलेगा। तो ऐसे करके आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को चेक कर सकते हो कि दूसरे वाले के साथ फंक्शनल आइसोमर बना सकता है कि नहीं बना सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है बेटा आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म में क्या होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपकी जो ये ईदर बनाए थे, ईदर के अंदर दोनों साइड अब तक सही है भाई? किसी को कोई डाउट वगैरह, दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हो किसी भी चीज में। No, sir. ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर जो आपके ईदर होते हैं ना, उसके जो मेटामेरिज्म, ईदर हुआ, कीटोन हुआ, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, the nature of alkyl groups attached on either side of bivalent functional groups changes। ठीक है, on either side of bivalent functional group changes। अब इसका मतलब समझेंगे bivalent functional group क्या होता है। bivalent तो बता, 3 साइड ऑफ के बाद क्या लिखा है, either side of bivalent functional group, लिख लो इसको, फिर बताते हैं बाइवेलेंट क्या होता है। अच्छा हो गया। ठीक है बेटा, OH ग्रुप है,
OH ग्रुप मोनोवैलेंट है, OH ग्रुप मोनोवैलेंट है क्योंकि इसकी एक ही वैकेंसी है जो जाके किसी चेन में जुड़ जाएगी, ये कहीं पे भी जाएगा ऐसे करके OH जुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर बेटा मैं कीटोन ग्रुप दिखाऊं तो ये बाईवैलेंट है, ये इधर से जाके एक चेन में ऐसे करके जुड़ सकता है, कहीं पे ऐसे करके जुड़ गया, उधर से जाके दूसरी साइड पे जुड़ सकता है। ये कैसा है, दिस इज बाईवैलेंट, जिसके दोनों तरफ दो अलग अलग चेन्स आप अटैच कर सकते हो। OH ग्रुप के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दो अलग अलग जगह जाके इसको अटैच कर सको, ये एक ही जगह अटैच हो सकता है, बस फिर वैलेंसीज खत्म हो गई। तो मोनोवैलेंट और बाईवैलेंट क्या समझ में आ रहे हैं आपका? अगर यस सर। ईदर ग्रुप है, ठीक है, ये OR हो गया, ये जाके बेटा कहीं पे इस चेन से जुड़ सकता है, इस एक चेन से जुड़ सकता है। तो जहां जहां पे ऐसी अगर आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी जिनके अंदर आप दो अलग अलग चीजों से जुड़ सके, वो क्या होते हैं आपके बाईवैलेंट ग्रुप्स होते हैं। मैं बता देता हूँ बाईवैलेंट ग्रुप क्या क्या होते हैं। एक तो मैंने ईदर लिख ही दिया, ईदर, ईदर के अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा और ये R हो जाएगा और R डैश हो जाएगा। उसके बाद कीटोन, कीटोन, कीटोन के अंदर बेटा R, R1 O R2 ऐसे लिख दो, C बीच में C डबल बॉन्ड O, कीटोन। उसके बाद बेटा एक चीज होती है एस्टर, एस्टर क्या होता है आपका C डबल बॉन्ड O R1 R2, ये आपका एस्टर ग्रुप होता है, ठीक है, एस्टर ग्रुप हो गया। उसके बाद एक चीज अमाइंस, अमाइन जो होता है 3 डिग्री अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन क्या होता है बेटा, अमाइन जो होता है 1 to 3 डिग्री, ये भी देख लो पहले अमाइंस लिख लो कि अमाइंस क्या होते हैं 1 to 3 डिग्री अमाइन। अमाइन जो ग्रुप होता है बेटा इन जनरल अमाइन होता है, मान लीजिए RNH2, ठीक है, RNH2 क्या हो गया अपना सिंपल अमाइन हो गया, इसको 1 डिग्री अमाइन भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो गया CH3NH2। अगर बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन इधर R1 से जुड़ा हो, इधर R2 से जुड़ा हो और उसके पास एक H हो, तो ये क्या कहलाता है बेटा 2 डिग्री अमाइन, ये क्या हो जाता है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन हो गया, 2 डिग्री अमाइन। और इसका एग्जांपल क्या लिख लोगे बेटा, एक CH3 लगा दो, N हो गया, दूसरी साइड C2H5 लगा दो और ये हो गया H, ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन के अंदर क्या होगा बेटा, N के ऊपर तीनों की तीनों अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे R1 2 और 3, तो ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री अमाइन। तो N यहाँ पे आप CH3 लगा दो, CH3 और C2H5, तो बेटा जो 3 डिग्री अमाइन होता है ना, 3 डिग्री अमाइन भी आपका मेटामेरिज्म शो कर सकता है। यहाँ पे एक और लिख लो 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन बेटा कैसे मेटामेरिज्म शो करेगा, N के ऊपर यहाँ पे एक तो आप फिक्स ग्रुप लगा लो, एक फिक्स ग्रुप लगा लो और इसके दोनों साइड R1 जो और R2 जो चेंज हो सकते हैं, R1 हो गया R2, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इनका चेंज होने का क्या सीन है, अभी तक मैंने बता दी कि बाईवैलेंट होते हैं, चेंज कैसे होते हैं, चेंज होना देखिए, मान लीजिए कीटोन है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसके इस तरफ बेटा मान लो C2H5 लगा दिया आपने और इस साइड C3H7 लगा दिया, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा 1 2 3 और 1 और 2। इसके अराउंड जो अल्काइल ग्रुप है क्या लिख रखा है, इसके बाईवैलेंट ग्रुप के अराउंड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो जाए, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाए, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो मेटामेरिज्म शो होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो, आप इसके अंदर से एक कार्बन उड़ा के इस वाली साइड लगा लो, तो आपके पास क्या बन गया C2, इस तरफ 1 2 3 4 और इस तरफ क्या आ जाएगा एक कार्बन आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर क्या हुआ कि आपका कोई बाईवैलेंट ग्रुप था, ये बाईवैलेंट आपका ग्रुप था, इसके दोनों तरफ पहले R1 क्या लगा हुआ था, पहले केस के अंदर R1 इक्वल 2 कार्बन का R1 था और R2 जो था वो 3 कार्बन का था। आपने यहाँ पे उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर चेंज करके क्या बना लिया, R1 के अंदर आपने एक कार्बन रख लिया, R2 के अंदर 2 कार्बन रख ली, सॉरी 4 कार्बन रख लिए, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा मेटामेरिज्म में क्या करना है, मेटामेरिज्म में आपको कुछ नहीं करना, दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, उसके अंदर से एक कार्बन उड़ाओ दूसरी साइड लगा दो, या जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यहाँ पे तो मान लो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा था, अब अगर आपको नंबर ऑफ आइसोमर्स काउंट करना सबसे मुश्किल काम है, आपका ऐसा भी हो सकता है कहीं पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से कोई भी एक कार्बन उठाओ, यहाँ से एक कार्बन उठाया आपने C डबल बॉन्ड O, ये क्या है यहाँ पे स्ट्रेट चेन बच गया मान लो, और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे
आपका जो है अल्काइल ग्रुप आपने चेंज कर दिया, दोनों साइड के अंदर जो अल्काइल ग्रुप्स पहले लगे हुए थे उसके अंदर अब चेंज कर दिया। इसी बाइवेलेंट ग्रुप कह रहा हूं जहां पे अल्काइल ग्रुप्स लग सकते हैं, आप उनके जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनको चेंज कर दो, आपको मेटामर्स मिल जाएंगे। मेटामेरिज्म के अंदर आपको जो आइसोमर्स मिलते हैं उनको मेटामर्स मिल जाते हैं। क्या क्लियर है बच्चों? सर 2 डिग्री अमाइन भी तो मेटामेरिज्म शो करेगा। 2 डिग्री अमाइन मेटामेरिज्म शो करेगा। 2 डिग्री अमाइन और 2, हाँ मैंने सारे नहीं लिखे वो, मैंने एग्जांपल्स बताए। 2 डिग्री अमाइन अगर ये है, हाँ तो ये भी मेटामेरिज्म शो कर जाएगा। इसके अराउंड चेन अगर चेंज हो जाएगी, हाँ इसके अराउंड चेंज होना पॉसिबल है, बिल्कुल ये भी ना बाइवेलेंट हो जाएगा और इसके अराउंड भी चेंज हो जाएगी। बट आप याद रखें फिर आपने 2 डिग्री रखना है, गलती से मतलब इसका एक एच मत हटा देना, ठीक है। हाँ ये भी मेटामेरिज्म शो कर देगा। मैंने सारे नहीं लिखे हैं ऊपर, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैंने सिर्फ एग्जांपल्स बताए। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किसी भी आप बाइवेलेंट अगर कोई चीज बना पा रहे हो और उसके अराउंड आपकी चेंज हो रही है, दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप की चेन्स है वो अगर चेंज हो रही तो मेटामेरिज्म होगा, ठीक है। चलो सर एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी एक सेकंड, ये वाली जिसमें अमाइंस लिखे थे, अमाइंस 1 डिग्री 2 डिग्री। ये लो बेटा। हाँ ये सर हो गया। ओके चलो, एक था बेटा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म दिल्ली में 2-3 दिन से सर्दी बढ़ गई वापस। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और एक कंपाउंड में पेरेंट चेन रिंग हो और दूसरे में पेरेंट चेन ओपन चेन हो, तो those compounds are ring chain isomers. Those compounds are ring chain isomers. ठीक है, ये क्या कहलाएंगे बेटा? रिंग चेन आइसोमर्स। इसका अगर एग्जांपल देखो, क्या लिख रखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? एक कंपाउंड के अंदर आपकी पेरेंट चेन आपको रिंग मिलनी चाहिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर दूसरे के अंदर पेरेंट चेन आपकी ओपन चेन मिल गई तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोमर्स हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। तो बेटा 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन का ओपन चेन पेरेंट चेन हो गई, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 की, ठीक है। आप इसके अंदर से ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक डबल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रही है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये हो गया। तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर 4 कार्बन, इसके अंदर पेरेंट चेन क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लेना, यहाँ पे du 1 है, du इक्वल 1 है। तो अगर कभी भी ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4 ओपन वालों को इसके बराबर रख दो, इसके अंदर आपको एक जो है इसकी du 0 मिलेगी और इसकी du 1 मिलेगी, तो ये कभी भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं हो सकते, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे उनके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको सेम मिलेगी, अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंपाउंड्स मिले। तो यहाँ पे क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपका एक के अंदर ओपन चेन है, दूसरे के अंदर रिंग आपकी पेरेंट चेन है, तो ऐसा अगर कभी होता है तो आप क्या बोलोगे? रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सर अलग हो एक तब बार भी ना। और। अच्छा सर एक बार बता दो ये वाला एक डेफिनेशन। बार का डाउट आ गया। और रेशवी तुम क्या बोल रहे हो? वो रिपीट में कर दूंगा, और बोलो क्या बोल सर रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग हो तब भी बोलेंगे। हो? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर अलग हो तो क्या बोलेंगे? ये रिंग चेन आइसोमर्स। नहीं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको देखो, एक बात देखो, एक बात नोट करके लिख लो। इफ टू कंपाउंड्स हैव different
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर कोई दो कंपाउंड्स है उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अलग है, देन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन नॉट बी सेम। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन नॉट बी सेम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो आपको सेम ही मिलेगी। रिंग चेन में क्या करना है बेटा, आप क्या करो, रिंग चेन के लिए कह रहा है कि आप दो कंपाउंड्स लो, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं एक मेरा ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगे H2, यहाँ पे आ जाएगा एक H, और यहाँ पे H2, और यहाँ पे H3, C4 H10 के अंदर 2 घटा दो, H8 बनेगा, 3 2 5, कहाँ मिस्टेक हो रही है, 3 2 5 और 3 8, C4H8। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहा है दो कंपाउंड दो, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ये लो, ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सबके ऊपर एक एक H लगा हुआ है, एक एक H लगा हुआ है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, और एक के अंदर आपकी जो पेरेंट चेन है वो होनी चाहिए ओपन चेन। इसके अंदर आपकी पेरेंट चेन क्या है, ओपन चेन है। ठीक है, ओपन चेन इज पेरेंट चेन। दूसरे के अंदर आपकी पेरेंट चेन क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4, पेरेंट चेन इज रिंग। अगर ऐसे दो कंपाउंड्स होते हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। बोलो क्या आपकी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, इतना ही है। इसके बाद एक टॉपिक टोटोमेरिज्म रहता है, रिंग चेन, वो किसी दिन आराम से बैठ के पढ़ाएंगे, वो शायद तुम्हारे इसमें पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि वो सर वो दिखा दो, if two compounds have different। if two compounds are different, ये लो। अच्छा, और प्रभात क्या बोल रहे हो बेटा? सर इसी लाइन की कह रहे थे। इस लाइन की, हाँ ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज लिख लेना, रिंग चेन आइसोमर्स के अंदर अनदर एग्जांपल की ये भी आपका इन्हीं का रिंग चेन आइसोमर है, क्योंकि मैंने वहां कहीं भी ये नहीं लिखा कि जो रिंग बननी चाहिए वो सेम नंबर ऑफ कार्बन की बननी चाहिए जितने की ओपन पेरेंट चेन है। ठीक है, तो ये भी इसका रिंग चेन आइसोमर आएगा, रिंग चेन आइसोमर। सर मैंने भी अभी यही बनाया था। हाँ ये बनाना है, ठीक है। अगर कोई कह दे कि सारे रिंग चेन बनाओ, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मैंने कि जितने की ओपन चेन है, 4 कार्बन के ऊपर चेन है तो उतने की ही रिंग होनी चाहिए, अगर 5 की ओपन चेन है तो उतने की रिंग होनी चाहिए, 3 की भी चल जाएगी। कंडीशन क्या है कि एक के अंदर पेरेंट चेन आपकी ओपन चेन होनी चाहिए, दूसरे के अंदर रिंग चेन होनी चाहिए। ठीक है, हाँ और एक और बात, 1 and 3 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे लिख लो 1 and 3 आर ring chain isomers, 1 and 2 are ring chain isomers, but 2 and 3 are not ring chain isomers। ठीक है, 2 and 3 आपस में रिंग चेन नहीं है, उन दोनों के अंदर ही पेरेंट चेन क्या है, रिंग है। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या होती है कि दोनों केसेस के अंदर आपका अलग अलग ओपन चेन पेरेंट चेन होनी चाहिए, एक के अंदर ओपन होनी चाहिए, एक के अंदर रिंग होनी चाहिए। तो 2 3 के अंदर तो दोनों में ही रिंग है, इसलिए ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर नहीं होंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? यस सर। ठीक है, और एक और बात, एक लास्ट बात सुनते जाओ जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में बच गई, कि जब आप पाई बॉन्ड और रिंग देख रहे हो, रिंग तो चलो कार्बन की बन रही होगी, इन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहीं पे ऊपर ही लिख देता हूँ जहां डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पड़ा है।
पाई बॉन्ड जो है ना बेटा आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 करके इन पाई बॉन्ड कार्बन शुड बी इन्वॉल्व, कार्बन शुड बी इन्वॉल्व, ठीक है, कार्बन इन्वॉल्व होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है एग्जाम्पल अगर कहीं पे आपको ये ग्रुप लगा मिल जाए 1 2 3 ये हो जाता है नाइट्रोजन और इसके पास क्या है लोन पेयर 3 2 5 2 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके ये एक सेकंड ग्रुप देख लो इसके ऊपर नाइट्रोजन हो जाएगा, लेकिन देख के बता देता हूँ। एक होता है दिस ठीक है, यही ग्रुप होता है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। और ये इस ग्रुप के अंदर क्या है बेटा आपको पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, लेकिन उस पाई बॉन्ड के अंदर कार्बन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको 0 मिलेगा ना कि 2 मिलेगा, ठीक है। जैसे आपका C डबल बॉन्ड O होता है वहां पे बिल्कुल उसके अंदर क्या है कि एक साइड आपका कार्बन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपको DU मिल जाएगा इससे 1। लेकिन अगर आपके डबल पाई बॉन्ड में, हाँ वैसे इतना ही है, बस यही बात सुन लीजिए, अगर पाई बॉन्ड के अंदर कोई भी कार्बन इन्वॉल्व नहीं है तो वहां पे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं मानोगे, उसको DU में काउंट नहीं करोगे, ठीक है। मतलब वो 0 हो जाएगा। हाँ अगर पीछे अगर और कोई DU नहीं है, इस वाले पार्ट से आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 मिलेगी, इस वाले पार्ट से। अगर कहीं पे ऐसा है कि पीछे यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो जाता, डबल बॉन्ड C उसके बाद ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे कितनी हो जाएगी DU 1 हो जाएगी। लेकिन DU के अंदर आप सिर्फ वही लोग काउंट करोगे, वो पाई बॉन्ड काउंट करोगे बेटा जिनके अंदर कार्बन इन्वॉल्व है। बिना कार्बन के अगर आपका कहीं पे पाई बॉन्ड आ रहा है तो फिर वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। यस सर। चलो बस इतना ही आज के लिए, कोई डाउट्स है तो बोल सकते हो, क्लास इतनी है।